हेलो, विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लेखिका है एनिस जंग। अबाउट द ऑथर यानी लेखिका के बारे में। एनिस जंग 1964 वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एनिस जंग जो है उनका जन्म हुआ था 1964 में राउरकेला में, और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था बिताई हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपना शिक्षा हैदराबाद में और अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता पिता लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपना व्यवसाय शुरू किया लेखक के रूप में इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वह इंडिया में और विदेश में प्रमुख अखबारों में संपादकीय का कार्य किया है और आर्टिकल भी लिखे हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो लेसन दिया गया है वो उनकी बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक में से लिया गया है। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसमें उन्होंने बहुत गरीबी की बात करी है और परंपराओं की बात करी है जो बच्चों को मजबूर कर देती है शोषित जीवन जीने के लिए। अब जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उस आधार पे कुछ प्रश्न हैं, तो पहले पॉज करके खुद आंसर देने का प्रयास करें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन के लेखिका कौन है? एनिस जंग। एनिस जंग है उनकी लेखिका। What is the title of the book from which this excerpt is taken? उस बुक का नाम आपको बताना है जिससे ये लेसन लिया गया है। ये लेसन लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नामक बुक में से, जो लेखिका द्वारा ही लिखी गई है। What is the theme of लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग की थीम क्या है, यानी किस विषय पर ये लिखा गया है। द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑन चिल्ड्रन। गरीबी का प्रभाव और बच्चों का शोषण। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है कि ये किस विषय पर है। जैसा हमने बोला है कि गरीबी के ऊपर में, शोषित जीवन के ऊपर में। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहेब। मैंने साहब से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी कचरे में से रुपया क्यों ढूंढते हो। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जिसका रोज़ सामना होता है। कहाँ पर होता है? कचरे के ढेर के ऊपर, जो कि लेखिका के पड़ोस में ही है। तो पड़ोस में ये कचरे का ढेर है जिसमें बच्चे लोग जो है वो कुछ गोल्ड ढूंढ रहे, यानी कुछ काम की वस्तुएं ढूंढ रहे जिन्हें बेचकर वो कुछ पैसा कमा सके। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया है। सेट एमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे खेतों के बीच में है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका जो घर है वो उसके दूर की यादों में भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। उनकी माँ उसको बताती है, साहब की माँ, कि बहुत सारे तूफ़ान आए जिनने उनके खेत और घर को उखाड़ दिया। यानी बांग्लादेश में बहुत बार इस तरह के तूफ़ान आते रहते। That's why they left। इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। Looking for gold in the big city where he now lives।
किस लिए छोड़ दिया? कि गोल्ड मिल सके, कचरे में कुछ पैसे मिल सके बड़े शहरों में जहाँ पे वो अभी रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। वो बुदबुदाता है, यानी धीरे से बोलता है और दूर में देखता है। जब लेखिका उसको पूछती है ना कि आप ऐसा क्यों करते हो। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब लेखिका उसको सलाह देती है कि तुम स्कूल चले जाओ, फिर तुरंत ही उन्हें समझ में आता है कि उसकी सलाह कितनी खोखली है। There is no school in my neighborhood. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I'll go. जब वो बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? साहिब। What does साहिब सर्च फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? गार्बेज डम्प में साहिब क्या खोजता है? यह है गोल्ड या रुपी कोई। Why did साहिब एंड हिज फैमिली लीव ढाका? साहिब और उसका परिवार जो है ढाका को क्यों छोड़ देते हैं? Because storm swept away their fields and homes. क्योंकि तूफान उनके खेत और घर को उजाड़ दिया था तूफान ने। How does साहिब respond when asked why he looks through garbage? साहिब कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जब उससे पूछा जाता है कि वो गार्बेज में क्यों ढूंढता है, कचरे में क्या ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? I have nothing else to do. तो वो उत्तर देता है कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। What advice does the author give to साहिब? साहिब को कौन सी सलाह देती है लेखिका? To go to school. सलाह देती है कि स्कूल चले जाएं। How does the author feel about her advice to साहिब? साहिब को जो सलाह देती है तो लेखिका को क्या महसूस होता है कि कैसी सलाह दी है? She realizes it sounds hollow. फिर बाद में उसको समझ में आता है कि वो जो उसने सलाह दी है वो एकदम खोखली है। अब ये लेसन पढ़ेंगे। If I start a school, will you come? यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे? I ask, half joking. मैं पूछती हूँ थोड़ी सी मजाक करके। Yes, he says, smiling broadly. हाँ, वो कहता है बहुत मुस्कुराते हुए। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि वो दौड़कर मेरे पास आ रहा है। Is your school ready? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. वो बहुत समय लगता है स्कूल बनाने में। I say, मैंने कहा, embarrassed at having made a promise that was not meant. और मेरे को बहुत शर्मिंदगी, परेशानी महसूस हुई कि मैंने वो वादा किया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. पर मेरे तरह की जो सलाह है वो उसके सूने जीवन में बहुत है। बहुत लोग ऐसी सलाह देते रहते। अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में है। After months of knowing him, I ask him his name. और महीनों जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। वो ज़ोर से बोलता है घोषणा करते हुए कि उसका नाम जो है वो साहिब आलम है। He does not know what it means. उसको मालूम नहीं है कि उसका अर्थ क्या है। If he knew its meaning, यदि उसको उसका अर्थ मालूम होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का भगवान, he would have a hard time believing it. तो उसको बहुत मुश्किल हुई रहती इस बात पे विश्वास करने में। Unaware of what his name represents. इस बात से अनजान कि उसका नाम का अर्थ क्या है। He roams the street with his friends. वो सड़कों में गलियों में भटकता है उसके फ्रेंड्स के साथ। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो वो जो है उसके दोस्त लोग हैं वो खाली पैर रहते हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं रहती और वो ऐसा लगता है जैसे कि सुबह के पक्षी हो और दोपहर में वो गायब हो जाते हैं वहाँ से। Over the months, I have come to recognize each of them. और महीनों के बाद में मैं उनको पहचान पाती हूँ।
सभी को। अब जितना पढ़े हैं उसके आधार पे कुछ प्रश्न हैं। व्हाट इज़ मिसिंग इन साहेब्स नेबरहुड? साहेब के नेबरहुड में क्या चीज़ नहीं है? अ स्कूल, एक स्कूल नहीं है उनके पड़ोस में। व्हाट डज साहेब से व्हेन आस्क्ड इफ़ ही विल कम टू अ न्यू स्कूल? साहेब क्या कहता है जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो नए स्कूल में आएगा? वो बोलता है हाँ। What does साहेब आस्क अ फ्यू डेज लेटर? साहेब थोड़े दिन के बाद में क्या पूछता है? पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी? पूछता है कि तुम्हारा स्कूल तैयार है। हाउ डज द ऑथर फील अबाउट द प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्कूल? लेखिका कैसा महसूस करती है जो उसने वादा किया था स्कूल बनाने का, उसमें उसको कैसा महसूस होता है? शी फील्स एम्ब्रास्ड, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे कह दिया था। व्हाट इज़ साहेब्स फुल नेम? साहेब का पूरा नाम क्या है? यह है साहिब आलम, ये पूरा नाम है साहेब का। व्हाट डज साहेब्स नेम मीन? साहेब के नाम का क्या अर्थ है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का देवता। हु डज साहेब रोम द स्ट्रीट विद? सड़कों में वो किसके साथ में घूमता है? हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, जो खाली पैर है बिना चप्पल के, उनका दल है पूरा, उनके साथ में वो घूमता है। When do the boys appear and disappear? कब लड़के कब आते हैं और कब गायब हो जाते हैं? They appear in the morning and disappear at noon. वो सुबह के समय में आते हैं और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। Why aren't you wearing chappals? I ask. अब यहाँ से फिर लेसन शुरू हुआ है कि Why aren't you wearing chappals? तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? मैंने एक बच्चे से पूछा। My mother did not bring them down from the shelf. तो ये बोलता है कि मेरी माँ जो है वो शेल्फ से उनको नीचे नहीं उतारती। Even if she did, यदि वो उतार भी दे, he will throw them off, तो उनको फेंक देगा। He will throw them off, वो उनको फेंक देगा। Adds another, who is wearing shoes that do not match, जो जूते पहना हुआ है जो मैच नहीं होते। ये थ्रो होना है, गलती से थ्रो हो गया। When I comment on it, जब मैं उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करती हूँ, he shuffles his feet, तो वो उसके पैर को हिलाता है। and says nothing, और कुछ नहीं कहता। I want shoes, says a third boy, मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का बोलता है। Who has never owned a pair all his life, जो उसके पूरे जीवन में उसके पास एक जोड़ी नहीं है, तो उसको जूते चाहिए तीसरे बच्चे को। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. पूरे देश में घूमने के बाद मैंने देखा है कि बच्चे जो है खाली पैर रहते हैं बिना चप्पल के। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गाँव की सड़कों में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, वो लैक ऑफ मनी यानी पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, पर एक परंपरा है खाली पैर चलने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है ना, एक समझाते हुए बोलता है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं सोचती हूँ कि ये एक बहाना है कि उनकी जो गरीबी है वो शाश्वत है, इसको बताने के लिए एक बहाना है कि वो एक परंपरा है ऐसा वगैरह। अब देखिए क्वेश्चंस जितना भी पढ़ा है अभी अपन ने। Why is the first boy not wearing चप्पल? पहला लड़का चप्पल क्यों नहीं पहनता है? His mother did not bring them down from the shelf. उसकी माँ जो है उसका कहना था कि चप्पल जो है शेल्फ में रखी है और उसकी माँ उनको वहाँ से निकाल के नहीं दे रही। What does another child say about the boy
विदाउट चप्पल्स। तो दूसरा लड़का क्या कहता है उस लड़के के बारे में जो चप्पल नहीं पहनता? इवन इफ हिज मदर ब्रॉट दैम डाउन, यदि उसकी माँ शेल्फ में से उतार के दे भी दे, ही वुड थ्रू देम ऑफ, तो वो उसको फेंक देगा। What is unusual about shoes one boy is wearing? जो एक लड़का जो जूते पहना था उसमें क्या अनयूजुअल था? अनयूजुअल यानी जो असामान्य क्या था उसमें? दे डू नॉट मैच, तो वो जो जूते हैं वो मैच नहीं हो रहे थे, अलग अलग जूते थे। हाउ डज द बॉय विथ मिस मैच शूज रिएक्ट व्हेन आस्क्ड अबाउट देम? जो मिस मैच यानी अलग अलग जूते पहना था तो वो कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जब उससे पूछा जाता है? ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो अपने पैर को सफल यानी हिलाते रहता है और कुछ नहीं कहता। वॉट डज द थर्ड बॉय वॉन्ट? तीसरा लड़का क्या चाहता है? ही वॉन्ट शूज़, वो जूते चाहता है। What has the narrator observed about children across the country? तो पूरे जो देश में जो नरेटर यानी लेखिका है वो क्या ऑब्जर्व करती है बच्चों के बारे में? She has seen children walking barefoot. उन्हें देखा है कि बच्चे लोग जो है वो खाली पैर जाते रहते, शहरों में भी और गांव में भी। What is one explanation given for children walking barefoot? एक explanation क्या है जो बच्चे खाली पैर जाते हैं उसके लिए क्या उन्होंने कहा है? It is not due to lack of money. ये पैसों के अभाव के कारण नहीं है, but a tradition to stay there. पर ये उनका ट्रेडिशन है, इस तरह से खाली पैर चलना, ये उनकी परंपरा है, ये उनका एक्सप्लेनेशन रहता है। What does the narrator suspect about the explanation for the children walking barefoot? तो लेखिका क्या संदेह व्यक्त करती है जो उन्होंने बच्चे जो खाली पैर जाते हैं उसके बारे में क्या संदेह है लेखिका को? It might be an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो लेखिका ये संदेह करती है कि ये उनकी शाश्वत है, उनकी जो गरीबी है वो परपेचुअल यानी शाश्वत है, हमेशा रहती है ये गरीबी, तो उसको दबाने के लिए वो ये बहाना बता रहे। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब कहानी आगे बढ़ रही है कि मुझे याद है एक कहानी, जो आदमी जो है उडुपी से है, वो आदमी जिसने मेरे को ये कहानी बताई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. तो जब वो लड़का था तो वो पुराने मंदिर के पास से जाता था स्कूल में। Where his father was a priest, जहाँ पे उसके पिताजी जो थे वो पुजारी थे। He would stop briefly at the temple. वो टेम्पल में मंदिर में थोड़ी देर रुकता था and pray for a pair of shoes, और प्रार्थना करता था कि जूते की जोड़ी के लिए। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल के बाद में मैं उसके टाउन में जाती हूँ और उसके मंदिर में भी जाती हूँ। Which was now drawn in an air of desolation. तो जो अब डूब गया है यानी अब समय के साथ वो उजाड़ हो गया है। In the backyard, पीछे के आंगन में where lived the new priest, जहाँ पे एक नया पुजारी रहता है, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और जूते और मोजे भी पहने हैं, अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग। वो हाँपते हुए, पेंटिंग यानी हाँपते हुए आता है और अपना स्कूल का बैग
बिस्तर के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर। उस लड़के की तरफ देखते हुए मेरे को एक प्रार्थना याद आती है। Another boy had made to the goddesses when he had finally got a pair of shoes. एक और लड़का भगवान से प्रार्थना करता है जब उसको जूते की जोड़ी मिल जाती है। Let me never lose them. मुझे वो कभी खोने मत देना। The goddesses had granted his prayer. जो देवी है वो उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है। Young boys like the son of the priest now wore shoes. अभी जो जवान लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, जवान नहीं, यंग बॉयज़ जो बच्चे हैं वो जैसे कि पुजारी का बेटा है वो अभी जूते पहनता है। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि लेखिका के इसमें है पड़ोस में, वो अभी भी बिना जूते के हैं। तो जितना अभी तक पढ़ा है उस आधार पे प्रश्न है कुछ। What did the young boy from उडुपी pray for at the temple? तो यंग बॉय जो है उडुपी से जो लड़का है वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है? He prayed for a pair of shoes. वो प्रार्थना करता है जूते की जोड़ी के बारे में। What was the state of the temple when the narrator visited it 30 years later? जब 30 साल के बाद लेखिका जब वहाँ पर जाती है तो मंदिर की स्थिति क्या रहती है? The temple was drawn in an air of desolation. जो टेम्पल है, मंदिर है, वो उजड़ जाता है, मतलब समय के साथ में वो टेम्पल जो है ख़राब हो जाता है, यानी उजाड़ हो जाता है। What did the young boy in the backyard of the temple wear? तो टेम्पल के जो पिछवाड़े में जो है यंग लड़का वो क्या पहनता है? He wore a grey uniform. वो एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना रहता है, सॉक्स एंड शूज़, जूते और मोजे पहने रहते हैं। What did the boy do upon arriving in the backyard? बैकयार्ड में पहुंचने के बाद में जो लड़का है वो क्या करता है? He arrived panting. वो हाँफते हुए आता है and threw his school bag on a folding bed. वो अपना बैग जो है वो फेंक देता है फोल्डिंग बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर फेंक देता है। What was the prayer the other boy made? दूसरा लड़का क्या प्रार्थना करता है when he finally got a pair of shoes? जब उसको जूते की जोड़ी मिल जाती है तो वो क्या प्रार्थना करता है? Let me never lose them. मुझे कभी वो खोने मत देना, मेरे जो जूते की जोड़ी है वो कभी खोए न भगवान, ये प्रार्थना करता है। What change had the goddesses granted according to the narrator? goddesses कौन सा चेंज आता है? What change had the goddesses granted according to the narrator? नरेटर के अनुसार यानी लेखिका के अनुसार जो भगवान हैं वो कौन सा परिवर्तन वहाँ पर देते हैं? द यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट। जैसे कि सन ऑफ द प्रीस्ट यंग लड़का जो है वो अभी जूते पहनता है, पहले जूते नहीं पहनता था पर अब पुजारी का लड़का जूते पहनता है। हु रिमेन शूलेस डिस्पाइट द चेंज ऑब्जर्व बाय द नरेटर। कौन जूते पहनता है? जूते नहीं पहनता। हु रिमेन शूलेस, कौन जूते नहीं पहनता अभी इतना चेंज होने के बाद में भी। मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन द नरेटर्स नेबरहुड। बहुत सारे और भी जैसे कि लेखिका के पड़ोस में है साहेब नाम का लड़का, वो अभी भी जूते नहीं पहनता। अब कहानी आगे बढ़ती है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रेग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी जान पहचान जो रेग पिकर्स हैं वो मुझे सीमापुरी
ले जाती है। तो जान पहचान किससे? साहेब से। वो उनको सीमापुरी लेकर जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी सीमा पर है ये। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, बाहरी सीमा है पर बहुत, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है तो वो माइल्स दूर है। मेटाफोरिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से वो बहुत दूर है, पर वो दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो जो भी यहाँ पर बसे हुए हैं वो गैर कानूनी रूप से बसे हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। तो ये दूसरे देश से आए हुए हैं, इसलिए ये गैर कानूनी रूप से वहाँ पे बसे हुए हैं। साहेब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहेब की भी फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक भीड़ इलाका था, यानी वेस्टलैंड था, खाली जगह थी। इट स्टिल इज़, वो अभी भी ऐसी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर वो अभी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पर कीचड़ से बने हुए ढांचे हैं, यानी कि घर है। विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, और उनकी टीन की छत है और टारपोलिन या तिरपाल की छत है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहाँ पे मल की निकासी के लिए कोई नाली वगैरह नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, या पानी नहीं जाने की कोई सुविधा नहीं है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, जहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स यानी कचरा उठाने वाले लोग जहाँ पर 10,000 हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो वहाँ पर 30 से भी अधिक सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना इजाज़त के। बट विथ रेशन कार्ड्स, पर उनका राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर की लिस्ट में आ गया है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे वो अब कुछ राशन खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीने के लिए बिना और किसके देन एन आइडेंटिटी, तो पहचान कुछ भी हो पर उनको भोजन की आवश्यकता है। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम हमारे परिवार को खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकते हैं। विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दुखे, यानी भूख लग जाती है तो पेट दर्द होता है तो वो अब उनको नहीं मिलेगा, राशन से कुछ राशन मिल जाएगा। तो राशन कार्ड उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ पर रह सकते हैं। देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, बजाय बनिस्बत उसके तो जहाँ से वो आए हैं खेत छोड़कर, तो उसके बजाय यहीं पर रह सकते हो और इनको यहाँ पे भोजन मिल सकता है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टार्टर्ड साड़ी, एक महिलाएं का ग्रुप कहता है ये, जिनकी जो साड़ी है वो पूरी फट फट के तार तार हो गई है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपना हरा खेत क्यों छोड़ दिया है और नदी, सुंदर नदी और हरा खेत क्यों छोड़ दिया है, तब वो ऐसा बताती। Whenever they find food, wherever they find food, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिल जाए, they pitch their tents, तो वहीं पर वो अपना तंबू गाड़ लेते हैं। That become transit home, जो उनका अस्थायी जो है घर बन जाता है। Children grow up in them, वहाँ पर बच्चे जो है वो बड़े होते हैं। Becoming partners in survival, और वो सहभागी होते हैं जीवित रहने में, यानी वो भी कुछ सहयोग कर देते हैं कमाने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में
जो जहाँ पर ये रहते हैं वो दिल्ली का सीमापुरी वाला इलाका है। वहाँ पर एक ही व्यवसाय है, वो है कचरे में से कुछ चुनना। थ्रू द ईयर्स, सालों बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, वो एक फाइन आर्ट का रूप धारण कर लेती है, यानी वो रेक पिकिंग में अब माहिरत हासिल कर चुके हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो कचरा है वो सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़ का रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यद्यपि वो टपकने वाली छत से पानी टपकने वाली छत है, लेकिन वो उनके लिए छत तो है ही। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर बच्चे के लिए ये और ज़्यादा है। अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न हैं। वेयर डज द नरेटर्स एक्वेंटेंस विथ बेयरफुट रेक पीकर्स लीड देम, तो नरेटर का जो एक्वेंटेंस है ना, जान पहचान का है, जो खाली पैर है, वो लेखिका को कहाँ पर लेके जाता है? टू सीमापुरी, सीमापुरी में लेकर जाता है वो उसको। वेयर इज़ सीमापुरी लोकेटेड इन रिलेशन टू दिल्ली, दिल्ली के रिलेशन में यानी दिल्ली के संबंध में वो सीमापुरी कहाँ पर है? ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी सीमा पर है। ये मेटाफोरिकली माइल्स अवे, यद्यपि वो बहुत दूरी पर है। When did the squatters in सीमापुरी come from बांग्लादेश, सीमापुरी में जो स्क्वेटर्स हैं यानी बिना इजाज़त के जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो वहाँ पर कब आए थे बांग्लादेश से? इन 1971, 1971 में वो वहाँ पर आए थे। What do residents have instead of permits, तो परमिट्स यानी इजाज़त के अलावा उनके पास क्या बजाय उनके पास क्या है? उनके पास इजाज़त तो नहीं है देश में रहने की, इस देश में रहने की, पर उनके पास क्या चीज़ है दूसरी? उनके पास है राशन कार्ड। राशन कार्ड है जो उनको भोजन भी दे देते हैं। व्हाट वर द इनिशियल कंडीशंस ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में प्रारंभिक रूप से कैसी कंडीशन है वहाँ पर? पहले कैसी कंडीशन थी? वो विल्डरनेस यानी भीड़ इलाका था, खाली जगह थी। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इन सीमापुरी मेड ऑफ, जो स्ट्रक्चर्स है यानी जो घर बने हुए हैं सीमापुरी में, वो कैसे हैं? मड विथ रूफ्स, कीचड़ के बने हुए हैं वो, और विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, और उनकी छत बनी हुई है टीन और टारपोलिन की छत है। व्हाट बेसिक फैसिलिटीज़ आर मिसिंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में क्या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं? मिसिंग है यानी नहीं है। सीवेज यानी जो निकासी नहीं है बराबर, मल की निकासी बराबर नहीं है। ड्रेनेज यानी नालियाँ नहीं हैं। रनिंग वाटर नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पर। वाई डिड द रेसिडेंट्स लीव देयर ओरिजिनल होम्स, तो वहाँ के निवासी, रेसिडेंट्स यानी वहाँ के निवासी जो है उनका ओरिजिनल होम्स यानी उनका मूल घर को क्यों छोड़ के आया है वो? लैक ऑफ फूड इन देयर फील्ड, उनके खेत में भोजन की कमी होने के कारण उन्होंने छोड़ के आए हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन सीमापुरी, सीमापुरी में और जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है? रैक पिकिंग, वो रैक पिकिंग यानी कचरे में से कुछ चुनना, ये दूसरा व्यवसाय है। व्हाट डज गार्बेज रिप्रेजेंट टू द रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स को कचरा जो है उनको और क्या लगता है? कचरा क्या है उनके लिए? देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़ की रोजी रोटी है। एंड शेल्टर, और ये उनके लिए छत भी है, उनका रहने के लिए भी उससे उसको बेचकर उनको
कुछ पैसे मिल जाते जिससे वो अपना घर भी बना सकते। अब आगे की कहानी। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। साहब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुमको सिल्वर कॉइन यानी कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं उसमें, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तब तुम उस कचरे में से ढूंढना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उम्मीद बन जाती है कि उसमें और पैसे मिल जाएंगे और कुछ मिल जाएगा। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज जो है वो अलग मीनिंग है, उसका अलग अर्थ है, और पेरेंट्स के लिए अलग अर्थ है। For the children it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए ये आश्चर्य से ढका हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये एक साधन है सर्वाइवल का, यानी जीवित रहने का साधन है। अब इसी आधार पे कुछ प्रश्न हैं। व्हाट डज साहेब समटाइम्स फाइंड इन द गार्बेज, साहेब को कभी कभी कचरे में क्या मिल जाता है। अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट, 1 रुपया या कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हाउ डज साहेब रिएक्ट टू फाइंडिंग मनी, साहेब को जब रुपए मिलते तो वो उसको कैसा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हिज आइज लाइट अप, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाई डू पीपल कंटिन्यू स्क्रॉन्जिंग इन गार्बेज, लोग कंटिन्यू गार्बेज में खोजते क्यों रहते हैं। होप ऑफ फाइंडिंग मोर वैल्यूएबल आइटम्स, उनको उम्मीद रहती है कि और कुछ कीमती चीज़ें वहाँ पर मिल जाए। What does garbage mean to children, बच्चे के लिए कचरे का क्या अर्थ है। A source of excitement and possibility, तो बच्चे के लिए ये उत्तेजना से भरा हुआ है और पॉसिबिलिटी यानी और कुछ संभावना हो सकती है कि कुछ और नया मिल जाए। हाउ डू एल्डर्स व्यू गार्बेज, एल्डर्स के लिए गार्बेज के प्रति क्या दृष्टिकोण है बड़ों का। एज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए यह है जीवित रहने का साधन। अब आगे कहानी है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सुबह सर्दियों की सुबह में मैं साहेब को देखती हूँ, वो एक गेट के फेंस यानी चारों तरफ की जो गेट है उसके तरफ में वो खड़ा रहता है। वॉचिंग टू यंग मैन, 2 लोगों को वो देखते रहता है। ड्रेस इन वाइट, जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने रहते और टेनिस खेलते रहते। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वो हामी भरता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो बारदार जो उनकी फाटक रहता है वहाँ से देखकर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी नहीं रहता। ही एडमिट्स, वो ये बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मेरे को झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हैं। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि उसके डिसकलर्ड यानी फीके पड़े हुए जो शर्ट और हाफ पेंट है उससे वो मैच नहीं करते। वो उसने पहना हुआ है एकदम सफ़ेद जूते। समवन गेव देम टू मी, किसी ने तो भी मुझे ये दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन यानी वो उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करते हुए उसको समझाते हुए बोलता है कि किसी ने तो भी उसको ये दिया हुआ है।
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और असली बात यह है कि वो किसी अमीर लड़की की त्यागी हुई जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, शायद उसने मना कर दिया उसको पहनने से। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उसके एक इसमें छेद है। डज नॉट बॉदर हिम, तो इससे उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, क्योंकि जो खाली पैर चल रहा है, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो जो जूते हैं जिसमें छेद है वो भी उसका स्वप्न जो है वो पूरा हुआ है। खाली पैर से अच्छा है कि जूते जो छेद वाले जूते हैं वही ठीक है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, पर जो इतने ध्यान से वो गेम को देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब जो है वो उसके रास्ते पे है, वो मिल्क बूथ में जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में है एक स्टील का डब्बा। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वो कह रहा है कि वो अब एक टी स्टॉल में यानी चाय की दुकान में काम करता है जो रोड के उस पार है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर में वो बता रहा है इशारा करके कि वहाँ पर दुकान है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ क्या उसको ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे का जो है केयर फ्री लुक जो है यानी निश्चिंतता जो है वो खो गई है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो स्टील का जो डब्बा है वो बहुत भारी है उसके प्लास्टिक बैग के अपेक्षा, जो वो अपने कंधों पर बहुत हल्के से उठा लेता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग है वो उसका था, यानी जब कचरा वो चुनता था तब उसी का वो बैग था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो अभी कनिस्टर है जो दूध का डब्बा है वो टी शॉप के मालिक का है, जिसकी दूध की चाय की दुकान है वहाँ पर काम करता है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा था, वो नौकर बन गया था। अब इसी आधार पर कुछ प्रश्न है। व्हाट इज़ साहेब डूइंग बाय द क्लब गेट, क्लब गेट पर साहेब क्या कर रहा था। वॉचिंग टेनिस, वो टेनिस देख रहा था। डज साहेब प्ले टेनिस, क्या साहेब टेनिस खेलता है। नो जस्ट वॉचेस, नहीं वो सिर्फ देख रहा था। वॉट डज साहेब डू नाउ, अब साहेब क्या करता है। ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल, वो चाय की दुकान में काम करता है। हाउ डज ही फील अबाउट हिज जॉब, उसको अपनी नौकरी के बारे में कैसा अनुभव होता है। ही लुक्स बर्डन, उसको बहुत बोझ लगती है उसकी काम, प्रतीत हो रहा है वैसा। वॉट हैज़ चेंज फॉर साहेब, साहेब के लिए क्या बदलाव आया था। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री, अब वो आज़ाद नहीं था, पहले खुद का मालिक था अब वो नौकर हो गया था। हाउ मच इज़ साहेब पेड फॉर हिज जॉब एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल में उसको कितने रुपए मिलते हैं साहेब को। ही इज़ पेड 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये मिलते। एंड गेट ऑल हिज मील, और उसको अपना पूरा भोजन भी मिलता है। दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 1, अब ये एक पार्ट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ you like the video, please like, share and subscribe the channel, and also touch the notification button so that you never miss any more videos from this channel. Jai Hind.